हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे अब भारत में आर्थिक पर्यावरण की। बहुत इम्पोर्टेंट है और आपकी जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग रहेगी ना भारत में किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम है, उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी बहुत ही ज्यादा है। कक्षा 11 में हमारा पहला चैप्टर हुआ करता है इकोनॉमिक्स में। उसका नाम होता है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऐसा नाम है कि भारत में स्वतंत्रता की जो शाम थी, उस शाम पर कैसी स्थिति हुआ करती थी आर्थिक दृष्टिकोण से, उसकी बात की गई थी। उसी वही सारी बातें हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स नहीं है, जो लोग सीधे सीधे बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो वाले सीरीज भी देख सकते हैं आप लोग, हमारे यूट्यूब पर सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, काफी अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने बताया था कि जब हमारा आर्थिक पर्यावरण है ना, व्यावसायिक पर्यावरण में आर्थिक पर्यावरण एक आयाम है और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, और इन सारे एलिमेंट्स और तत्वों से होता क्या है, जो आपका व्यवसाय है या उद्यम है उसके ऊपर फर्क पड़ रहा होता है। ठीक है, तो व्यवसाय और उद्योग पर फर्क पड़ता है। ये बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। कहाँ पे कर चुके हैं? जब हम लोग आर्थिक पर्यावरण की बात की थी। तो होता क्या है, दो चीजें होती है मेनली। एक होता है उत्पादन के साधन, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो सारी चीजें जिनसे हम कुछ चीज बना सकते हैं। क्या क्या चाहिए होता है? लैंड चाहिए होती है, भूमि चाहिए होती है, लेबर चाहिए होता है, श्रम चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होती है, पूंजी चाहिए होती है, ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता होती है, संगठन चाहिए होता है, ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए होती है, उद्यमी होना चाहिए। किसी इंसान को उद्यम ही नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सकते हो। तो ये क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनका क्या जो जिस तरह से वितरण है वो कैसा है, और साथ में पैसे का क्या वितरण है, धन का वितरण। ठीक, तो ये दो चीजें हो गई। पहली हो गई आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, धन का कैसा वितरण है, ये जो है ना, इनसे संबंधित ही ये सारे तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं? जैसे कि देश की जो आर्थिक विकास की स्थिति है वो कैसी है, तेजी से विकास हो रहा है, पहले से जीडीपी का साइज कितना है। अगर तेजी से, जैसे मान लीजिए भारत और चीन है, तो भारत और चीन की अगर आप नॉमिनल, यानी कि अभी नॉमिनल और पीपीपी क्या होता है आपको अलग से बता दूंगा। पीपीपी मतलब होता है परचेसिंग पावर पैरिटी। अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करेंगे तो भारत से लगभग 4.5 से 5 गुना बड़ी चीन की अर्थव्यवस्था है। तो अगर चीन की अर्थव्यवस्था भी 10% से बढ़े और भारत की अर्थव्यवस्था भी 10% से बढ़े, तो भारत की मान लीजिए 10 से बढ़कर के 11 हो गई, और चीन की 50 से मान लीजिए पहले से, तो 50 से बढ़कर के 55 हो जाएगी वो। ठीक है, तो अभी भी 5 गुने का ही अंतर रहेगा। तो अगर भारत को वो गैप फिल करना है, तो भारत को 10% की जगह 50% से जब बढ़ेगा तो 10 से बढ़कर के 15 हो पाया, तो 5 का अंतर यहां पर आया। वहां पे 50 से 55 में 5 का अंतर है। तो अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखेंगे ना, तो अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का बेस छोटा है, छोटा आधार है, 10 ही है भारत का और चीन का 50 है, तो क्या हो जाएगा, भारत को बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करना पड़ेगा अगर उस बराबरी को हमें लेकर के आना है। क्यों? क्योंकि पहले से ही बेस छोटा है। तो देश के आर्थिक विकास की स्थिति में हम लोग दो चीजें देखते हैं, एक तो बेस का साइज कितना है और साथ में समृद्धि दर कैसी है। अच्छा, दूसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो कैसा है, मतलब प्राइवेट सेक्टर कितना है, पब्लिक सेक्टर कितना है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में पब्लिक सेक्टर को एंट्री अलाउड है, प्राइवेट को अलाउड है, ये सारी चीजें। ठीक है, ऐसे ही तीसरा होता है आर्थिक नीतियां। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, न्यूज़पेपर में भी बहुत निकलता है। इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या क्या सरकार की नीतियां हैं, साथ में मॉनेटरी पॉलिसीज क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं मौद्रिक नीति, और मौद्रिक नीति जो है मुख्य रूप से हमारे देश में आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है ना, वो निर्धारित करता है। तो कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये होती है दूसरी राजस्व नीति, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री मेनली कर रही होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फिस्कल पॉलिसीज। तो मॉनेटरी पॉलिसीज और फिस्कल पॉलिसीज। फिर आर्थिक नियोजन। अब तो नियोजन वाला ये चला गया है, पहले हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाओं का बहुत ज्यादा माहौल रहा करता था, लेकिन पूरी तरह से चला गया ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हर साल बजट भी निकलता है, तो बजट में भी हम लोग पहले से प्लान करते हैं कि अगले साल पैसा कहाँ से लेकर के आएंगे, कहाँ पर खर्च करेंगे, किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा मिलेगा। तो ये हो जाता है आर्थिक नियोजन। ठीक है, फिर आता है आर्थिक सूचकांक। आर्थिक सूचकांक का मतलब इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं बहुत सारे, जैसे कि राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कितनी है, आय का वितरण कैसा है। ऐसा तो नहीं, मान लीजिए एक देश है, दो लोग कमरे हैं, एक कमरे में 40 लोग हैं, दूसरे में भी 40 लोग हैं। पहले वाले कमरे में जो 40 लोग हैं उनमें सारे इंसान को 10-10 हजार रुपए हर महीने दिया जा रहा है। तो हर इंसान को 10 हजार रुपए देंगे, यानी कि हर महीने में 40 से 10 हजार गुणा करेंगे तो 4 लाख रुपए का खर्चा है। दूसरे कमरे में भी 4 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन वहां पर दो इंसानों को 1 लाख रुपए दे दिया गया, बाकी का जो पैसा बचा 2 लाख, अब वो बाकी के 38 लोगों में बांटा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के आप नेशनल इनकम देखोगे, अगर कमरे की इनकम देखोगे तो यहाँ भी 4 लाख है, यहाँ भी 4 लाख है, लेकिन यहाँ पर जो वितरण है वो बहुत असमान है, इस वाले में बिल्कुल समान है। तो
किस तरह का वितरण है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि कुछ ही लोग हैं बहुत पैसे वाले हैं, बाकी लोग बहुत सारे ज्यादा गरीब हैं, तो वो स्थिति कैसी है, या फिर ऐसा है कि सारे लोग ही लगभग एक जैसी स्थिति में है, तो उसकी भी बात की जाती है। उसको हम लोग बोलते हैं आय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है। फिर प्रति व्यक्ति आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय भी आपको बता देता है। जैसे मान लीजिए कोई घर है, उस घर में एक इंसान की सैलरी 1,00,000 रुपए है, बाकी कोई भी काम नहीं कर रहा और सब मिलाकर के 5 लोग रहते हैं, तो प्रति व्यक्ति निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, 1,00,000 को 5 से भाग देंगे तो हर इंसान का 20-20 हजार रुपए आ जाएगा। तो हर इंसान का 20 हजार रुपए प्रति व्यक्ति आय हो गया। दूसरा घर है जिसमें 4 लोग, जिसमें भी 5 लोग रह रहे हैं और उसमें 4 लोग काम कर रहे हैं, और 4 लोग काम करने वाले में एक इंसान 10,000 कमा रहा है, एक 15,000 कमा रहा है, एक 20,000 कमा रहा है और एक 25,000 कमा रहा है। तो उसमें क्या हो जाएगा, उस वाले में सब मिलाकर के 80,000 रुपए कमाना हुआ, 10 15 हो गया 25 और फिर 20 हो गया, सॉरी 25 और 25 50 हो गया, 20 70,000 रुपए हुआ। तो 70,000 रुपए भी 5 लोग कमा रहे हैं, तो यहाँ पर 14,000 रुपए ही आया। तो भले ही ज्यादा लोग कमा रहे हैं लेकिन सब मिलाकर के 70,000 कमा पा रहे हैं, तो एवरेज यहाँ पे 14,000 आ गया और पहले वाले केस में 20,000 आ गया। तो प्रति व्यक्ति आय भी हमें कई बार डिस्टॉर्टेड पिक्चर देती है, लेकिन हम कई चीजों को एक साथ देख रहे होते तो हमें समझ में आ रहा होता है अच्छा इस तरह की चीजें चल रही हैं। तो ये पैरामीटर्स को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। इसी में आपकी जीडीपी कितनी है, फिर जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना है, जो मैंने आपको इंडिया और चाइना का एग्जांपल दिया। ऐसे ही डिस्पोजेबल पर कैपिटा इनकम क्या है, डिस्पोजेबल का मतलब समझ रहे होते क्या है, जो आप खर्च कर सकते हैं। कमा तो मैं 10,000 रुपए पर मंथ रहा हूँ, लेकिन उसमें मुझे 2,000 रुपए तो बचा के रखना है भविष्य के लिए, ठीक है। अपनी भविष्य निधि में भी आपको बचा करके बुढ़ापे के समय पर आपको कोई दिक्कत ना हो, तो वो भविष्य निधि में 2,000 मैंने बचा करके रखी है, तो मेरे पास कितना बचा, 8,000 रुपए ऐसे जो मैं खर्च कर सकता हूँ। तो आपकी टोटल आय का पूरा नहीं खर्च कर रहे होते, उसका एक हिस्सा ही आप खर्च कर रहे होते, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। और डिस्पोजेबल पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या हुआ, ऑन एन एवरेज, औसतन एक इंसान प्रति व्यक्ति कितना ज्यादा पैसा खर्च कर सकता है, इसको भी हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। फिर बचत और निवेश की दर, पूरा देश आमतौर पर जो भी चीजें बना रहा है, बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, बहुत सारी सेवाओं का निर्माण हो रहा है, इनमें से कई चीजों की खपत हो जा रही है, और उसके बाद से उस खपत के बाद जितनी आवश्यकता उतने की खपत कर ली, फिर जो चीजें बची हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बचत। फिर उसको हम लोग निवेश कर रहे होते हैं। तो पूरा देश, भारत आमतौर पर लगभग 30% का बचत कर लेता है, और उसमें से फिर निवेश भी काफी ठीक ठाक होता है। और चीन में रेट 50% का है। आमतौर पर जितना ज्यादा कर रहे हो तो उतना ही अच्छा रहता है। तो इंडिया का बचत करने का जो रेट है वो खराब नहीं, काफी ठीक ठाक है। अच्छा, फिर क्या है, आयात और निर्यात की स्थिति कैसी है, कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम समझ रहे हैं कि आयात कितने रुपए का किया गया और निर्यात कितने रुपए का किया गया। आमतौर पर हमारे आयात ज्यादा है, निर्यात कम है। आयात ज्यादा होने का कारण ये भी है कि हम लोग बहुत हद तक कच्चे तेल पर डिपेंडेंट है, क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंट है एनर्जी के लिए। मिडिल ईस्ट है, वेनेजुएला है, ईरान, इराक, इन सारे देशों से हम लोग खरीदा करते हैं, तो बहुत सारे हिस्सा हमारा चला जाता है, पैसा चला जाता है इसमें। अच्छा, तो आयात और निर्यात की क्या स्थिति है। फिर भुगतान शेष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के लिए भी, अगले वीडियो के लिए भी समझ लीजिएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, आप आयात कर रहे हैं तो आयात मतलब आया, ठीक है, आपने इंपोर्ट किया, तो इंपोर्ट मैंने 200 रुपए का सामान किया और मैंने बेचा 100 रुपए का सामान, तो कुल मिलाकर के क्या हो गया कि 200 रुपए का मैंने सामान खरीदा तो मैं 200 रुपए दूंगा, 100 रुपए का मैंने सामान बेचा तो 100 रुपए मुझे मिलेंगे, तो कुल मिलाकर के मैंने 200 रुपए दिए, 100 रुपए लिए, तो कुल मिलाकर के क्या हुआ, नेट इफेक्ट हुआ कि 100 रुपए मैंने दिए, ठीक है। तो 100 रुपए मैंने दिए। अगर आप आयात ज्यादा कर रहे हो, निर्यात कम कर रहे हो, तो हमेशा ही ऐसी स्थिति रहेगी कि आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग बोल देते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। क्या बोल देते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, लेकिन ये तो लिखा हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में थोड़ा डिफरेंस होता है, मैं इकोनॉमिक्स में आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा। आप कुल मिलाकर ये समझिए कि जब भी ऐसी स्थिति रहेगी कि हम कुल मिलाकर के ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं तो ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो वैसी स्थिति में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, वो हमारे फेवर में नहीं रहता, हमें ज्यादा पैसा बाहर देना पड़ रहा होता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि हमने खरीद तो ज्यादा कर लिया और हम उतना दे ही नहीं पा रहे पैसा, तब उसको बोल देते हैं कि क्राइसिस हो गई। क्या बोल देते हैं, क्राइसिस हो गई। तो भारत में 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट की ही क्राइसिस आ रही थी। हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज था वो इतना कम बचा था कि हम 10-12 दिन का सामान खरीदने के लिए ही हमारे पास रह गया था। मतलब हमें कच्चा तेल मंगाना है, मंगा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बचा नहीं है। और इस तरह की जब स्थिति बनना स्टार्ट हो गई थी ना, वो क्यों हो गई थी, बहुत सारे फैक्टर्स थे, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हमारी उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि हम जितना इंपोर्ट करने की हमें आवश्यकता है, हम वो पैसे भी चुका नहीं पाएंगे, ठीक। तो क्या हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गई थी। इसलिए इसको समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। मुख्य रूप से आप समझ लीजिए कि आयात और निर्यात से संबंधित है। आयात आप ज्यादा करते रहोगे, निर्यात कम कर पाओगे, तो आप पैसे कहां से दे पाओगे, तो फिर देश से पैसे दे सकते हो। हमारे बहुत सारे लोग हैं भारतीय जो बाहर रह रहे हैं, एनआरआईज हैं, जो वहां से पैसे कमा करके हमको भेजते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेमिटेंसेस। क्या बोलते हैं, रेमिटेंसेस। आपको ये जानकर के थोड़ी खुशी हो सकती है कि भारतीय लोग ऐसे हैं,
पूरी दुनिया में जो अपने देश में सबसे ज्यादा पैसा वापस भेजते हैं, ठीक है, हर साल। तो करीब $70 बिलियन के आसपास का नंबर था 1-2 साल पहले का, अभी मुझे याद नहीं है। तो बहुत अच्छा खासा पैसा भारत में आ जाता है। ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज में हम लोग और भी तरीकों से बढ़ा सकते हैं। भारत में सर्विस सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफी अच्छे से एक्सपोर्ट कर रही है, तो वहां से हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी काफी मजबूत हो रहा होता है। तो ये सारी चीजों में अगर हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाती है, जो एक बार हुई थी भारत में, ठीक है। और कुछ और भी अनसक्सेसफुल कंट्रीज है जहां पर कई बार हुई है। तो कैसे पहुंचे तो वहां तक उसकी बात करेंगे, लेकिन आपको क्या समझ में आ गया? ये वो सारी चीजें जो आर्थिक पर्यावरण बना रही थी, इनका फर्क किस पे पड़ता है? व्यवसाय एवं उद्योग पर पड़ता है। इसी में हम लोगों ने ढांचागत तत्वों की भी बात कर ली थी कि बैंकिंग इंडस्ट्री कैसी है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री कैसी है, वित्तीय संस्थान कैसे हैं, रोड्स कैसी हैं, रेलवे कैसा है, जलमार्ग कैसा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कितना सस्ता है, बिजली कैसी है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ आ जाता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने बहुत डिटेल में कक्षा 11 में इकोनॉमिक्स में पढ़ी हुई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, पहली बुक। तो आप वो सारे वीडियोस भी देख सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अपने को क्या समझना है, यहाँ पर इतना समझना है कि इन सारी चीजों का हमारा जो बिजनेस उस पर फर्क पड़ेगा। अच्छा, अब क्या हुआ, जितनी भी सभी प्रमुख कंपनी है ना भारत में, जो भी मेन कंपनीज होती है, उनके चेयरमैन जो होते हैं या चेयरपर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भारत में जो भी आर्थिक स्थिति चल रही है ना, उस आर्थिक पर्यावरण को मेंशन करते हैं अपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, एनुअल रिपोर्ट में। और उन कंपनियों की एनुअल रिपोर्ट में जो आर्थिक पर्यावरण से उनकी कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको बहुत अच्छे से बताया जाता है। क्या बताया जाता है कि उनकी कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहां से समझ में आ रहा होता है कि अच्छा, व्यवसाय में जो सबसे टॉप कंपनीज हैं इंडिया के अंदर, वो सारे लोग आर्थिक पर्यावरण को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक। तो इसलिए आर्थिक पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, भारत में आर्थिक पर्यावरण हमेशा हर जगह पर बदल रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक ही कोई फैक्टर नहीं है। अलग अलग जनरेशन है, टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। लेकिन यहाँ पर भारत में सरकार के द्वारा प्रयोग की जाने वाली या लाई जाने वाली जो नीतियां होती है ना, वो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। क्या मैंने बोला कि सरकार की नीतियां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कारकों में से एक है, ठीक है। और भी है कारक, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन इसमें जो मुख्य कारक अगर आप बोला जाए, अगर आपको एक ही कारक पूछा जाए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप ये बोल सकते हो कि सरकार की नीतियां हैं। जैसे ब्रेटली, अब ब्रेटली एक अच्छा बॉलर था, ठीक है, तो बोला जाए कि ब्रेटली की बॉलिंग में सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या है, तो स्पीड है। लेकिन सिर्फ स्पीड, आप वाइड फेंकते रहो और पीछे कीपर बॉल ना पकड़ पाए तो 4 रन और 5 रन मिल जाएगा वाइड का मिला करके। तो सिर्फ स्पीड मैटर नहीं करती, वहां पर भी आपको क्या मैटर करता है। और ब्रेटली अगर मान लीजिए बहुत ही गंदा फील्डर होता और बॉलिंग बहुत अच्छी करता तो भी उसको टीम में नहीं लेते, बिल्कुल बैटिंग नहीं कर पाता तो भी टीम नहीं लेते। लेकिन ब्रेटली की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि वो बहुत फास्ट स्पीड में बॉल करता था, ठीक है, उसकी स्पीड बहुत अच्छी थी। तो वैसे ही यहाँ पर जो हमारी आर्थिक नीतियां है ना, वो बहुत तेजी से भारत के आर्थिक पर्यावरण की दिशा को बदल रही होती है, ठीक है। क्या क्या बदल रही होती है, कैसे बदल रही होती है, तो हम लोग बात करेंगे अपनी आजादी से। कहां से? स्वतंत्रता के समय पर। जो पहला चैप्टर था कक्षा 11 में अर्थशास्त्र का, मुझे वो सारी किताबें याद आ रही हैं अभी, क्योंकि वहां पर बहुत डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ी गई हैं, ठीक। तो देश की आजादी के समय खेती पर आधारित कृषि व्यवस्था थी, ठीक है। हमारी जीडीपी में भी खेती का काफी बड़ा योगदान हुआ करता था, करीब 75 से 80% लोग। अब ये नंबर्स है ना, ये इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप बस आइडिया लगा लो कि करीब 75% हमारे जो लेबर फोर्स था, कार्य बल जितना था, जो लोग काम कर रहे थे, उसमें से 75% से ज्यादा लोग खेती में काम कर रहे थे भाई साहब, खेती में। और 80% से ज्यादा जनता जो है वो गांवों में रह रही थी, और कहीं पर 85% का भी आपको फिर मिल जाएगा। तो ये रखने की जरूरत नहीं है, ये आप समझ रहे हैं। फिर वहां पर डिफाइन बहुत सारी चीजें आती है कि आप रूरल किसको बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, तो उसको आप छोड़ दो। तो आप समझ लो कि 80 से 85% के आसपास लोग गांव में रह रहे थे। और क्या था? असंगत यानी कि इररेशनल या इनकंसिस्टेंट और निम्न उत्पादन वाली तकनीकियां थी। हमारे यहाँ पास ऐसी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते थे खेती में, और बाकी जगह पर भी मेनली खेती कर रहे थे, तो खेती में भी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करते थे, कैसी, जिसकी उत्पादकता कम हुआ करती थी, अच्छी ज्यादा टेक्नोलॉजी थी नहीं, और संक्रामक रोगों का प्रकोप था, चेचक से लोग मर जाते थे, ठीक है, बड़ी चेचक हुआ करती थी। और ऐसे ही पोलियो की स्थिति बहुत खराब थी, मलेरिया से बहुत लोग मर जाते थे, हैजा बहुत फैला करता था, प्लेग भी फैला करता था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी भारत की, और ऐसी स्थिति में बहुत ऊंची मृत्यु दर थी, जीवन प्रत्याशा बहुत कम थी। जीवन प्रत्याशा मतलब ऑन एन एवरेज आप कितना जियोगे इसकी उम्मीद कितनी थी, करीब करीब 44 वर्ष थी देश की आजादी के समय। आज कितनी हो गई? लगभग 70 हो गई, 69 के आसपास है। तो हम लोग 26 साल ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति ज्यादा जी सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में काफी प्रगति हुई है, ठीक। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने काफी अच्छी की हैं, तो ये भी समझ में आना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजों के बीच में उस समय पर क्या स्थिति थी कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली थी, जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम था, वो बहुत ही
ज्यादा दुखदायक था, अपर्याप्त था, इनसफिशिएंट था और उसकी स्थिति अच्छी नहीं हुआ करती थी। आज भी अच्छी नहीं है, आप देखोगे। लेकिन आप अगर कल से तुलना करोगे तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा हो गया। लेकिन आज ही आप कई डेवलप कंट्रीज की तुलना करोगे तो आपको लगेगा नहीं, अभी तो रास्ता बहुत दूर तक का तय करना बाकी है। जो अच्छी चीज है, हम करके दिखाएंगे आपके साथ, हम लोग साथ, सब लोग मिलकर के। तो क्या था, देश की आजादी के समय अंग्रेज हमें बहुत ही दयनीय स्थिति में छोड़ करके गए थे, ये समझ में आता है। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर हमें मिल गई आजादी, ठीक है, वंदे मातरम, जय हिंद। फिर क्या हुआ, जब हमें आजादी मिल गई तो हम लोगों ने बोला कि हम लोग खुद से अपने पैरों पर खड़े होकर के दिखाएंगे और हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा भारत के लोग ही भारत के भाग्य विधाता बनेंगे, ठीक है। तो हमें अपना खुद का भाग्य विधाता हम लोग बन गए। और फिर क्या हुआ, हम लोगों ने अलग अलग मॉडल्स अपनाए और उस समय पर जो मॉडल अपनाया वो हम लोगों ने समाजवादी विकास का मॉडल अपनाया। क्यों अपनाया, उसके बहुत सारे कारण है। हमारे देश की आजादी के समय जितने भी मेन प्रोमिनेंट लीडर्स थे ना, वो समाजवादी आर्थिक विकास से काफी ज्यादा प्रभावित थे। और ऐसा होने का कारण एक ये भी था कि एक बहुत बड़े फिलोसोफर है, उन्होंने अपनी किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि जब आप 20 साल के हो और आपकी समाजवादी सोच ना हो तो आपके अंदर हृदय नहीं है, आपके अंदर दिल नहीं है। समाजवादी जो है ना, वो बहुत ज्यादा समानता की बात करते हैं। और अगर आप 30 साल के हो गए और उसके बाद भी आप समाजवादी ही बने रहे और अगर आप कैपिटलिस्ट या पूंजीवाद की तरफ नहीं गए तो आपके अंदर दिमाग नहीं है, ऐसा बोलते हैं। नॉट नेसेसरी आपको एग्री करना है इससे, लेकिन बात क्या है कि जब देश में बहुत ही ज्यादा असमानता हो और साथ में आपके पास एक ऐसा मॉडल हो सोवियत संघ के रूप में, जिस देश ने बहुत ही कम समय में बहुत ही तेजी से प्रगति की और समाजवादी मॉडल को प्रयोग करके प्रगति की, तो ऐसा लगने लगा था उस टाइम पर कि यही मॉडल सबसे ज्यादा सही है भारत के लिए। और बहुत सारे लीडर्स उसको एग्री क्या करते थे। तो वैसी स्थिति में उन्होंने क्या सोचा कि हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से भारत का प्रगति करेंगे। सबसे पहले तो कुछ ऐसे उद्योग होंगे जिन पर स्टेट का ही नियंत्रण होगा, जिसको सिर्फ राज्य ही कर पाएंगे। क्या होगा, राज्य का नियंत्रण होगा, ठीक। प्राइवेट सेक्टर के महत्व को हम लोग कम कर देंगे, निजी क्षेत्र का जो भूमिका है ना उसको कम करेंगे और साथ में केंद्रीय आर्थिक नियोजन यानी कि सेंट्रल प्लानिंग लेकर के आएंगे। पंचवर्षीय योजनाओं की बात की गई थी, ठीक। क्यों करेंगे ये तरीका ढूंढा गया, पाया गया, ऐसा उन्होंने सोचा कि सबसे अच्छा तरीका ये है। क्यों तरीका अच्छा है, उद्देश्य क्या थे, किस लिए अच्छा है, तो उद्देश्य की बात आ जाती है। उद्देश्य क्या थे, तो पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे ना तो 4 उद्देश्य है अपनी किताब में। अभी यहाँ पर कुछ और उद्देश्य भी आपको बड़ा चढ़ा करके इधर उधर से लिख दिया जाएगा। 4 फंडामेंटल आप याद कर लो। सबसे पहला था ग्रोथ। ये सोचा गया कि अगर हम पूरे देश में ग्रोथ लेकर के आ जाए, ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, अगर हम देश में इतनी ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण कर दें तो अंततः सारे लोगों को वस्तुओं और सेवा मिलने लग जाएंगी, जिससे कि उनके जीवन स्तर में सुधार हो जाएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा। और क्या दूसरा उद्देश्य था, आधुनिकीकरण। हमें मॉडर्नाइजेशन करना है। हमें ऐसा नहीं करना है कि किसी दूसरे देश के सामने हमें हाथ फैला करके खड़ा होना पड़े। किस लिए, कि हमें आप टेक्नोलॉजी दे दो या हमें आप ये मशीन दे दो, हमारे पास बिजली बनाने की तकनीकी नहीं है या हमारे पास टरबाइन बनाना हमको नहीं आता, ठीक। तो वो सारी चीजें ना हो तो जो हैवी इंडस्ट्री थी उसके लिए भी ये माना गया कि हम लोग ही अपने में आत्मनिर्भर भी हो पाए और हम आधुनिकीकरण करें, हम लोग खेती में भी या किसी और जगह पर भी इन सारी चीजों का यूज करें जिससे कि हमारी उत्पादकता बढ़ जाए। और तीसरा पॉइंट जो आत्मनिर्भरता का है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि हम किसी और देश के सामने डिपेंडेंट ना रह सके। साथ में आधुनिकीकरण की बात यह है, आधुनिकीकरण को भी हम लोग बहुत सारे डायमेंशन में देखा था कि सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं होती है, वहां पर सामाजिक एटीट्यूड की बात भी होती है कि लड़कियों को आप काम करने दोगे या नहीं, लड़कियों के लिए शाम को 5 बजे के बाद से निकलना समाज में सुरक्षित रहेगा या नहीं, जातिवाद में आप उलझे तो नहीं रहोगे, आप ऊंच नीच का काम तो नहीं करोगे। लगान मूवी से भी आप लोगों ने सीखा होगा कि कष्टा को बॉलिंग नहीं देते तो टीम जीत नहीं पाती है ना। तो वही जो बात है कि इस तरह का जो सामाजिक मतभेद रहा है उसको देख छोड़ते हुए हम सामाजिक न्याय की तरफ बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे, ये सारी चीजें भी हमारी आ जाती थी आधुनिकीकरण में। फिर अंतिम होता था समानता, कि सारे लोगों में अगर हम लोगों ने सारी चीजें कर ली, हमारी समृद्धि भी हो गई, हमने मॉडर्नाइज भी हो गए, हम आत्मनिर्भर भी हो गए, हमें किसी दूसरे देश से मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारत में ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उस आर्थिक विकास का फायदा नहीं मिला, तो वर्ग संघर्ष हो सकता है, आपस में देश के अंदर ही क्या हो सकता है, गृह युद्ध छिड़ सकता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम लोग कहां पर पहुंच गए, हम लोग पहुंच गए कि ये सारा हमारा उद्देश्य रहेगा और हम लोग इस तरह से काम करेंगे कि राज्य का नियंत्रण रखेंगे और साथ में आर्थिक नियोजन को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद कुछ कुछ देश में ऐसा होता है, इन सारे प्रयासों का जैसा सोचा गया था वैसा रिजल्ट मिला भी बहुत सारे क्षेत्रों में, कुछ जगह पर नहीं मिला, तो मिक्स्ड रिजल्ट्स रहे। और उसके बाद हमारे यहाँ पर एक आता है 1991 की बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, 1991 के समय पर। तो उसको देखेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर
या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।